नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जेफरीज में ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी के हेड क्रिस्टोफर वुड ने अपनी हाल की रिपोर्ट ग्रीड एंड फियर में कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार अब अपने अच्छे दौर को पार कर चुका है और आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्लोबल शेयर बाजारों में अब एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। क्या है इसके मानने, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे वोडाफोन आइडिया की। IIFL कैपिटल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बावजूद सरकार से वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी किन किन उपायों पर विचार कर रही है, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे FDI इनफ्लोज की। भारत में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इनफ्लो में भारी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल FDI इनफ्लो में 10, 20, 50% नहीं बल्कि 96% की तगड़ी गिरावट आई। माना जा रहा है कि ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड लेवल है, जो कि लो साइड में। गिरावट की क्या बड़ी वजह है, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। बीते कुछ हफ्तों में दुनिया भर के शेयर बाजारों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसकी वजह थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल टैरिफ को लेकर जो डर बना हुआ था वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि कई देश अब अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच जेफरीज में ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजी के हेड क्रिस्टोफर वुड ने अपनी हाल की रिपोर्ट ग्रीड एंड फेयर में कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार अब अपने अच्छे दौर को पार कर चुका है और आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्लोबल शेयर बाजारों में अब एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स, जिसमें अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया भर के शेयर शामिल हैं, उसने 2007 से चली आ रही सीमित दायरे की जो ट्रेडिंग है उसको तोड़ दिया। सर, इस खबर को कैसे देखा और समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी बाजारों का एक जो बड़ा इस पूरा क्रिस वुड का जो ग्रीड एंड फेयर की जो रिपोर्ट है, उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे अगर हम कहेंगे तो वो ये है कि अमेरिकी मार्केट्स का जो एक सुनहरा दौर था अब वो खत्म हो गया है। ट्रंप के साथ अगर इसको जोड़ लीजिए तो आप इसको इस तरह से इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा था और जो एक नैरेटिव और एक मुहिम चला रहे थे, उसमें अमेरिकी मार्केट्स ही उस सीन से बाहर होते हुए नज़र आ सकते हैं। ये एक बड़ा कयास या एक बड़ा प्रेडिक्शन क्रिस वुड ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। जो दबदबा था पूरी दुनिया के मार्केट्स में अमेरिकी मार्केट कैप का, यानी जो MSCI का जो इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स, उसमें 67% से 67% से ज़्यादा का वेटेज था एक तरह से, वो अब घटता हुआ नज़र आएगा। और उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये है कि ग्लोबल GDP में जो है वो अमेरिका की हिस्सेदारी सिर्फ 24% थी, जबकि ग्लोबल मार्केट कैप में अमेरिका की हिस्सेदारी 67% से ज़्यादा थी जी। तो अब वो चीज़ें रिवर्सल हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ कहाँ जा रहा है वो पैसा जाएगा अब, या वो जो मार्केट जाएंगे वो जाएंगे, तेजी दिखेगी वो एशिया में दिखाई देगी, इमर्जिंग मार्केट्स में, एशियन मार्केट्स में दिखाई देगी। दूसरा बड़ा फैक्टर जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो डॉलर है, डॉलर का कमजोर होना जारी रहेगा। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। एक तो खुद जो पॉलिटिकल रीजन जो उन्होंने एक बताया है वो ये कहा है कि ट्रंप खुद चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो। डॉलर को कमजोर क्यों चाहेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट लेड जब आप इकोनॉमी को बनाते हैं तब जब आपके पास जो पैसा आता है, अगर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका को उसमें फ़ायदा होगा। आपको याद होगा चीन लंबे वक्त तक अपनी करेंसी को कमज़ोर करके रखे रहा और उसके पीछे यही था कि चीन की जो इकोनॉमी थी वो एक्सपोर्ट ड्रिवन थी। अमेरिका, आपको बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, अमेरिका और चीन के बीच में एक वक्त, एक लंबा दौर रहा जब दोनों के बीच में एक टसल इस बात को लेकर रही कि चीन आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को कमज़ोर रखे हुए है। अब अमेरिका आर्टिफिशियली क्या अपनी करेंसी को कमज़ोर करना चाहता है? क्या एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है? दूसरी बात,
डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, चाहे टैरिफ को लेके हो चाहे इकोनॉमी को लेके, वो बड़ी अनसर्टेन है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। एक दिन एक कदम आगे रखते हैं, 2 दिन बाद उसी कदम को वापस खींच लेते हैं। चाहे चीन के संबंध में देख लीजिए, चाहे दुनिया के दूसरे देशों के संबंध में देख लीजिए, टैरिफ को लेके जो पूरा एक व्यवस्था क्रिएट करने की कोशिश है, वो बड़ा अनसेटलिंग टाइप की है, जिससे दुनिया भर में हलचल मची हुई है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो है अमेरिका का बढ़ता फिस्कल डेफिसिट और अमेरिका का बढ़ता कर्जा। अब आप समझिए कि कल ही अमेरिका ने नया टैक्स कट बिल जो है, न्यू टैक्स कट बिल एक वोट से पास किया है। बहुत ही इट्स अ बिग एंड ब्यूटीफुल बिल, ये कहा गया उसको कि बहुत बढ़िया है ये बिल। वो बिल का मतलब ये है कि लोगों को टैक्स छूट मिलेगी, टैक्स ब्रेक मिलेंगे, कार खरीदेंगे तो छूट मिलेगी, सीनियर सिटीजन्स को मिलेंगे। एक लंबा चौड़ा जो वादे ट्रंप ने किए थे वो करेंगे। इमिग्रेशन को लेकर नियम और सख्त करेंगे, उसमें खर्च ज़्यादा आएगा। आप मान लीजिए मैक्सिको से लगी जो आपकी दीवार है उसको आप और लंबा करेंगे और फोर्टिफाई करेंगे, वहाँ खर्चा बढ़ेगा आपका इमिग्रेशन पे। दूसरा, आप डिफेंस पे लंबा चौड़ा खर्च करना चाहते हैं। अभी $175 बिलियन का कल ही उन्होंने ऐलान किया है। यूएस का जो आयरन डोम जिस तरह से इजराइल का है, उसी तरह का प्रोजेक्ट जिसमें अमेरिका अंतरिक्ष में मिसाइलें लगा देगा और वहीं से पूरा निगरानी करेगा, वहीं से मिसाइलों को तोड़ देगा कोई दूसरा देश अगर हमला करता है तो उस पर खर्चा होगा। और कुल मिला के ये जो खर्चे होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर तकरीबन $4 ट्रिलियन का यानी $3.8 ट्रिलियन का कर्जा बढ़ने वाला है। जी, तो अभी सर फिलहाल जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन के आसपास है। $36.3 ट्रिलियन की जो है वो कहा जा रहा है कि कर्ज है, इन पर कर्ज हो जाएगा, हो जाएगा। और उसमें अगर सर और जोड़ दिया जाए 3.8 तो वो आंकड़ा तो और बढ़ जाएगा सर। बिल्कुल। तो सर ये चिंताजनक बात है या नहीं, क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब जो अमेरिका पर जो कर्ज है वही फैक्टर जो है बाजार को भी ले डूबेगा। बिल्कुल, ये इस बात की जो बात क्रिस वुड कह रहे हैं, इस चीज को रे डेलियो को आप देख लीजिए जिन्होंने 2008 की मंदी की भविष्यवाणी की थी, रॉबर्ट कियोसाकी को देख लीजिए जो बार बार इस बात की तरफ आगाह कर रहे हैं कि अभी जो $16 बिलियन का जो फेड रिजर्व का 20 साल का जो ट्रेजरी बॉन्ड था उसको खरीदने के लिए कोई नहीं आया और उनको अपनी तरफ से उसकी खरीदारी करनी पड़ी बॉन्ड्स की। तो बड़ा रोचक एक जानकारी दे रहे थे कि मान लीजिए आप अपने घर में पार्टी रख रहे हैं और पार्टी में कोई ना आए तो वही हाल हो गया यूएस फेडरल रिजर्व इसका मतलब ये है कि अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं उनकी भी धीरे धीरे साख कम होती हुई नजर आ रही है। और इसीलिए बार बार जो अलग अलग जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका, आप जो जेपी मॉर्गन के हैं जेमी डिमॉन, उनकी बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन के दौर में अमेरिका जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हाई इन्फ्लेशन का दौर आएगा और ग्रोथ लो हो जाएगी आपकी। तो ये अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी आफत है और जब वहां असर दिखाई देगा, देखिए कंज्यूमर सेंटिमेंट, कंज्यूमर परचेज से लिंक होते हैं मार्केट्स, चाहे आप भारत देख लीजिए चाहे आप चीन देख लीजिए, सब जगह कंज्यूमर अगर स्पेंडिंग ही नहीं कर रहा है तब आपके मार्केट्स पर उसका असर दिखता हुआ नजर आता है। और वो चीज़ अमेरिकी मार्केट्स में हो सकती है, जहां पे स्टैगफ्लेशन आया तो मंदी आ सकती है और मंदी अगर अमेरिका में आती है तो उसके रिपल इफेक्ट्स पूरी दुनिया पे नजर आएंगे, चाहे चीन हो चाहे भारत हो। कौन कितना अपना इंटरनल ग्रोथ स्टोरी से खुद को सर्वाइव कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। भारत की अगर बात करें तो भारत बड़े तौर पर अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन पर टिकी हुई इकोनॉमी है, जी बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपोर्ट आधारित इकोनॉमी नहीं है। तो ऐसे में भारत 2008 की भी अगर आप मंदी देख लीजिए उसको भी झेल गया, 2020 का जो कोविड का वक्त आया वहां पे भी मार्केट्स कुछ वक्त के लिए गिरे, लेकिन फिर जब दौड़े तो 4 साल का एक बुल रन लगातार मार्केट्स ने देखा। वी शेप रिकवरी देखने को मिला सर, वी शेप रिकवरी मार्केट्स में देखने को मिली। तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिकी मार्केट से लेके अमेरिकी इकोनॉमी तक के खतरों को इस वक्त जाहिर कर रही हैं। सर आपने ग्रोथ की बात की तो अब ग्रोथ पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अमेरिका की जो ग्रोथ के जो आंकड़े आए थे 0.3% श्रिंक हुआ था। अगर आप यूके की इकोनॉमी की बात की जाए तो 0.7% वहाँ भी श्रिंक हुआ था। और चाइना की बात की जाए तो वहाँ कंजम्पशन को बूस्टअप करने के लिए वहाँ के जो लेंडिंग रेट्स है उसमें 30 से लेकर 50 BPS पॉइंट्स की कटौती की गई थी। इनको कैसे देखा जाए खबर को, और इस साथ
इसके साथ आप भारत की भी बात कीजिएगा, 30 मई को, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, एनएसओ डेटा जारी करेगा, Q4 जीडीपी के आंकड़े पेश करेगा, उसके बाद फर्दर जो फोरकास्ट है, आगे की भविष्यवाणी, उसको भी तय करेगा। इन चारों चीज़ को समअप करके कैसे देखा जाए? नहीं देखिए, अमेरिका की ग्रोथ का जो पहले क्वार्टर के नतीजा है जनवरी से मार्च तक के, वो वाकई उस तरह का नेगेटिव ग्रोथ की आशंका नहीं थी। अब वो डेटा आया, लेकिन असली डेटा जब आएगा आपका अप्रैल, मई और जून का, जहां पे कि आपको टैरिफ के असर वास्तविकता में दिखाई देंगे जी, वहां पे पता चलेगा कि अमेरिकी इकोनॉमी, और इसीलिए देखिए बार बार ट्रंप जो है वो फेड रिजर्व पे दबाव बना रहे हैं या जेरोम पॉवेल पे दबाव बना रहे हैं कि आप रेट कट कीजिए। रेट कट करने का मतलब यह है कि सभी तरह के कर्जे जो है वो सस्ते हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी का पहिया दौड़ेगा। इस तरह का एक पूरा साइकिल की बात है। लेकिन फेड की तरफ से बयान आ रहा है कि सर पूरे फिस्कल में हम बहुत अगर कर सकते हैं तो एक रेट कट करेंगे। बिल्कुल, और फेडरल रिजर्व ये देख रहा है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, और महंगाई, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि बहुत तेज इजाफा अमेरिका में, हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत तेज अगर अमेरिका में महंगाई होती है तो वो उस कंडीशन में फेड के पास रेट कट करने का मौका ही नहीं होगा। जी जी। अब अगर हम पर्टिकुलरली भारत की बात करें तो दिसंबर तिमाही के जो जीडीपी के नंबर थे वो अच्छे नंबर आए थे, 6.3% के आसपास आए थे। इस बार जब चौथी तिमाही के नंबर आएंगे और फिर सालाना पूरा नंबर आएगा FY25 का, माना यह जा रहा है कि 6.8% या उससे ऊपर रह सकती ग्रोथ, 7% तक जा सकती है जी। अगर ऐसा होता है तो पूरे साल का एवरेज फिर 6.5% के आसपास भी पहुंच सकता है। इससे आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में जो ग्रोथ के दर चल रही है, बाकी चीन 5% की ग्रोथ के लिए तरस रहा है। चीन का बड़ा टारगेट है कि 5% का ग्रोथ रेट हम इस साल हासिल कर लें, लेकिन किसी सूरत में 4% की ग्रोथ पे पहुंच पाना भी चीन के लिए मुश्किल होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की स्टिमुलस पैकेज देना हो, पेंशन देना हो, कंजम्पशन को चीन इकोनॉमी में जितना पैसा डाल रहा उतना अमेरिका भी नहीं डाल रहा। अगर आप अमेरिका के जो टैक्स ब्रेक्स जो अभी जारी किए हैं वो भी अगर देख लें तो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को अगर आप देखेंगे तो चीन $400 बिलियन की रकम सीधा सीधा कंज्यूमर्स को देने वाला है या दे रहा है, ताकि आप कंजम्पशन बढ़ाएं। कंजम्पशन बढ़ा के चीन अपनी इकोनॉमी को खड़ी करने की कोशिश में है। लेकिन भारत में अभी तक जो आपको देखिए इंडिकेटर जो नज़र आ रहे हैं वो फिलहाल इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो अंतिम तिमाही है वो अच्छी गुजरी है, रिवाइवल दिख रहा है, और आगे की तिमाहियां कैसी निकलती हैं ये इस पे एक बार थोड़ा सा। अंतिम सवाल सर, यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पीयूष गोयल साहब गए हुए हैं, कहा जा रहा है कि 8 जून तक कुछ लगता है तस्वीर साफ होती हुई दिख सकती है। कैसे देख रहे हैं इस खबर को? नहीं, भारत 17 मई से 4 दिन के दौरे पे थे पीयूष गोयल वहाँ पे, और लंबी चौड़ी उनकी चर्चा हुई है। जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं लटनिक, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, और बताया ये जा रहा है कि बातचीत जो है अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका बार बार जो बीच बीच में कह देता है, खासतौर पे ट्रंप, की भारत तैयार हो गया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ लेने के लिए, वहाँ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। फिर एस जयशंकर को बोलना पड़ जाता है कि नहीं नहीं अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, अभी कोई भी डील या किसी भी तरह का भारत ने आश्वासन नहीं दिया अमेरिका को हम इन प्रोडक्ट्स पे। तो इंडिया की तरफ से एक साइलेंस है इस पूरे मामले पे, किन प्रोडक्ट्स पे भारत 0 टैरिफ लेने के लिए तैयार है। खबरें ऐसी भी आई कि भारत अमेरिका से 0 टैरिफ की मांग कर रहा है कि अगर हम कुछ आपको प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ देंगे तो आपको भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीरो टैरिफ वाली बात। बिल्कुल, 0 हम लगा रहे तो आप भी 0 लगाइए, 0 आप भी लगाइए, ताकि दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो सके। अब देखना ये होगा कि कब तक इस डील का जो फर्स्ट फेज की डील है उसमें कितने प्रोडक्ट्स शामिल होंगे, कितने सेक्टर शामिल होंगे, भारत के लिए उसमें कितने $बिलियन का एक्सपोर्ट का मौका निकलेगा, और अमेरिका के लिए, क्योंकि दोनों देशों के बीच में मसला है वो ये है कि जो ट्रेड का जो डेफिसिट है अमेरिका का उसको कम करना है। जी जी। तो भारत क्या बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेगा अमेरिका से? इजी है, खरीद सकते हैं, आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट पड़ेगी, अदरवाइज आप अमेरिका से खरीद सकते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम सेक्टर कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका लगा था। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सरकार की ओर से EGR माफ नहीं होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट से भी कंपनी को राहत नहीं मिली। लेकिन IIFL कैपिटल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से याचिका
खारिज होने के बावजूद सरकार से वोडाफोन आइडिया को राहत मिल सकती। प्रवीण सर, क्या सरकार इंटरेस्ट जो 28,294 करोड़ है, पेनाल्टी जो 6,012 करोड़ है, और तो और इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी जो है वो 11,151 करोड़ है, उसको माफ कर देगी क्या? देखिए, टेलीकॉम सेक्टर को चूंकि हम बहुत डीप तरीके से कवर करते हैं, अपना बार बार हमने मनी सेंट्रल में और अलग अलग जो अपने प्रोग्राम है उसमें कवर किया है जी। और इसलिए करते हैं क्योंकि देश के जो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो सीधा वास्ता रखते हैं अगर किराए बढ़ते हैं या दूसरी किसी तरीके की अपडेट्स होते हैं उसमें, और आम आदमी की ज़िंदगी से सबसे जुड़ा हुआ मसला है। अब वोडाफोन की जो बात कही उसमें पिछले हफ्ते से पूरे टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा सरगर्मी का माहौल बना हुआ, बहुत ज़्यादा चर्निंग टाइप का हमको दिखाई दे रही है। जब वोडाफोन आइडिया पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मांग की कि हमारा आप जो ब्याज और बाकी का जो पेनल्टी है उसको कम से कम माफ़ किया जाए, ऐसा अगर नहीं किया गया तो हम 1 साल के बाद सरवाइव नहीं कर पाएंगे जी। तो ये एक SOS कॉल लेके वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी और अपना बकाया जो है 45,000 करोड़ रुपए का उसको माफ़ करने की बात कही गई थी। अब इस कड़ी में साथ में 2 और टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज भी शामिल हो गई। दोनों के पास 34,000 करोड़ रुपए के आसपास, उससे ज़्यादा ही एयरटेल का और 19,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टाटा टेली सर्विसेज के पास बकाया था। अब सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आपका जो पूरी पिटीशन है ये मिसकंसीव्ड है जी, और आप इसको खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और जिसका जिक्र जो है, जो IIFL की एक रिपोर्ट आई, IIFL कैपिटल की एक रिपोर्ट आई, उसमें किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि आप चाहें तो सरकार के पास जाएं, सरकार से राहत की मांग करें, सरकार अगर आपको राहत दे देती है तो हमारी तरफ से किसी तरह का कोई अड़चन या अड़ंगा नहीं है। इस चीज को ही वोडाफोन आइडिया ने अपनी पिटीशन में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते ही सरकार हमको राहत नहीं दे पा रही जी। अब चली गई गेंद केंद्र सरकार के पाले में, और एक को अगर राहत मिली तो तीनों को राहत मिलेगी, ये बात हम बार बार कह चुके हैं। अब जो IIFL की रिपोर्ट जो कह रही है वो ये कह रही है कि वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि आप केंद्र सरकार से जाके माफी की गुहार करें, अगर देते हैं तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस चीज का एक ऑर्डर लेने की कोशिश वोडाफोन आइडिया कर सकती है। ऐसा जो IIFL की रिपोर्ट है उसमें कहा गया। ठीक है। अब अगर कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आ जाता है तो सरकार के पास, यानी वोडाफोन के पास, सरकार के पास जाने का एक तर्क बड़ा हो जाएगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर के तौर पर दे दी है ये बात कि अब आप कर दीजिए और हमको बचा लीजिए। तो ये एक पिटीशन जा सकती है जो उसमें कहा गया है। दूसरी बात बड़ी कि सरकार के पास क्या ऑप्शन है जी। और ये भी बहुत बड़ा मसला है समझने के लिए पूरे टेलीकॉम सेक्टर को। माना ये जा रहा है, जैसा रिपोर्ट में कहा गया है, कि सरकार जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, जो AGR का बकाये का पे जो इंटरेस्ट लग रहा है उसका 50% हिस्सा माफ कर सकती है जी। और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट लगा है वो पूरा का पूरा माफ कर सकती है। थोड़ा गणित समझ लेते हैं सर। इंटरेस्ट जो है 28,000 करोड़ के आसपास है, तो उसको आप कह रहे हैं कि आधा कर देगी, तो यानी 14,000 करोड़ वहां माफ हो जाएगा। पेनाल्टी जो 6,000 करोड़ के आसपास है वो माफ हो सकता है, और इंटरेस्ट और पेनाल्टी पूरी माफ हो जाएगी। ओके, और इंटरेस्ट और पेनाल्टी 11,151 करोड़ वो पूरा माफ हो जाएगा। ओके सर, तो ये पूरा जो गणित बैठ रहा है वो करीबन 30,000 करोड़ के आसपास। हाँ, तकरीबन 31,000 करोड़ रुपए का वोडाफोन आइडिया को फायदा या कहें या राहत मिल सकती है जी। लेकिन इसमें एक और पेच है सर, कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ के लिए ये बैंक से भी बातचीत कर रहे हैं कि वो वाला मामला भी क्या है सर, वो भी समझाइए, क्योंकि तब जाकर वो 31,000 करोड़ वाला मामला बैठ रहा है। बिल्कुल। अब इसी संदर्भ में राहत मिलेगी एयरटेल को और आपकी टाटा टेली सर्विसेज को कि इनके ऊपर जितना इंटरेस्ट है AGR बकाये का इंटरेस्ट वो पूरा माफ हो जाएगा, और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट है वो आधा, अब वो पूरा माफ हो जाएगा, इंटरेस्ट आधा माफ हो जाएगा दोनों कंपनियों का। तो यानी तीनों कंपनियों को अगर सरकार बात मानती है तो, या कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाता है तो सरकार के हाथ खुल जाएंगे, और अगर माफी मिलती है तो बड़ी राहत तीनों कंपनियों के लिए, और कम से कम वोडाफोन आइडिया के लिए जो सर्वाइवल का जो संकट है हो सकता है वो अगले कुछ वक्त के लिए टल जाए। जी। प्रवीण सर, एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या सरकार ने जो
इक्विटी को खरीदा वोडाफोन आइडिया से और अपनी जो हिस्सेदारी है वो 22.6% से बढ़ाकर 49% किया, वही सरकार के लिए गले का फांस तो नहीं बन गया सर? अब देखिए जैसे ही उन्होंने कन्वर्ट किया उसके बाद भारतीय एयरटेल दौड़ी भी चली गई कि सर मेरा भी जो ड्यूज है उसको भी आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही है कि अब पेनाल्टी, इंटरेस्ट ऑन पेनाल्टी सब माफ कर दो यार। नहीं तो ये आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन अब पिक्चर में एक और कहानी है जी। वोडाफोन आइडिया जो 22,000 करोड़ की आपने बात की, जो अब कोर्ट का चूंकि मामला एक तरह से सेटल होता हुआ नजर आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि साहब आप की पिटीशन है वो गड़बड़ है, ये वर्केबल नहीं है। अब वहां पे जब पिक्चर क्लियर हो गई तो अब वोडाफोन आइडिया, जैसा खबरें आ रही उस हिसाब से वोडाफोन आइडिया अब एक बार फिर से लग गई है 22,000 करोड़ रुपए का जो डेट है उसको जुटाने के लिए। पहले माना जा रहा था कि 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज वोडाफोन आइडिया जुटाना चाहती है, लेकिन अब जो बात आ रही है कि 22,000 करोड़ रुपए का डेट यानी कर्जा जुटाने के लिए वोडाफोन आइडिया अब तेजी से काम पे लग गई है, क्योंकि उसके सामने अब कोर्ट की पिक्चर साफ हो गई है जी। अब जो 50-55 हजार करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान जो शुरू किया है उसमें ये पूंजी बेहद अहम साबित होगी। अब मान लीजिए कि वोडाफोन आइडिया को अगर 31,000 करोड़ रुपए की राहत मिल भी जाती है, हाँ। तब भी आपको बैंकों से कर्ज की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपने ऑपरेशन को, चाहे 5G को लॉन्च करना हो, चाहे आपको अपने सब्सक्राइबर्स को जाने से रोकना हो, दोनों ही मामले में आपको बैंकों का कर्ज भी चाहिए। बैंक असल में ये जानना चाहते हैं कि जो कोर्ट में मामला था, जो AGR का बकाया था, उसमें सही पिक्चर है क्या, क्लैरिटी चाहते हैं। बिल्कुल, कितना एक्चुअल अमाउंट वोडाफोन आइडिया को देना है, और मान लीजिए जो अमाउंट देना है क्या वो कंपनी चुकाने की हैसियत में है भी या नहीं जी। तो कुल मिला के कहानी इस वक्त यह है कि वोडाफोन आइडिया दो तरह से काम इस वक्त करने की कोशिश कर रही ताकि खुद को बचाया जा सके। एक, सरकार के पास फिर से जा सकती है गुहार लगाने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद, और दूसरा कि जो कर्ज का पोर्शन उसको लेना है कामकाज को चलाने के लिए, वो लेने के लिए बैंकों के दरवाजे पर है। नहीं, अब मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि बार बार जो सरकार जो मदद कर रही है, कितनी बार मदद करेगी सर? और आप खुद भी कह रहे थे कि सरकार अपना जो गवर्नमेंट का जो इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी कि अब ये बिजनेस चलाएगी? नहीं, बिल्कुल, जो एयरटेल की बात आ रही थी कि 30,000 करोड़ रुपए का अपना AGR जो बकाया है उसको एयरटेल चाहती है कि इसको भी क्यों ना कन्वर्ट करा लिया जाए। जब मान लीजिए 36,950 करोड़ का कन्वर्ट किया वोडाफोन आइडिया का, तो अगर पॉलिसी एक बन रही है तो फिर तो वो वोडाफोन के साथ ही क्यों एयरटेल के साथ भी बन सकती है, और टाटा टेली सर्विसेज भी उस बात की मांग कर सकती है कि मान लीजिए 19,000 करोड़ रुपए के मेरे AGR बकाया हैं अगर ड्यूज, तो क्यों ना सरकार इसमें भी इक्विटी ले ले। तो ये अगर क्रम चलेगा तो फिर वो क्या टेलीकॉम सेक्टर तक ही बात रुकेगी? क्या जो दूसरे सेक्टरों की कंपनियां हैं, क्या वहां पे भी अगर मान लीजिए सरकार के बकाया हैं या बैंकों के बकाया हैं, तो क्या कंपनियां, अगर लॉन्ग टर्म के हम हिसाब से सोचे, तो क्या कंपनियां कल को ये कहेंगी कि बैंक से कि आपका मान लीजिए SBI का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है, तो बोले आप ये बकाया ना लीजिए, मेरी कंपनी में आप इक्विटी ले लीजिए, मतलब 5%, 7%, 2% जो भी हो। तो क्या ये एक नई परिपाटी शुरू हो सकती है? पॉलिसी लेवल पे हो सकता है, सरकार भी इस बात से अवेयर होगी। लेकिन अंदर खाने की बात प्रवीण सर ये है कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। आपसे भी चर्चा हो रही थी कि नहीं चाहते हैं कि नहीं, सरकार में दो मत हैं इस बारे में लेके, और इसी वजह से जब पिछली बार वेवर की बात हुई थी तो खुद टेलीकॉम मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब आपका जो 36,000 करोड़ रुपए की इक्विटी कन्वर्ट हो गई, इसके बाद का पैसा जो भी बकाया है अब आप अपना इंतजाम कीजिए। अब और सरकार राहत देने के मूड में नहीं है। लेकिन सर यहीं से एक अगला सवाल भी बनता है, उसमें बड़ा पेंच है। 49% सरकार की हिस्सेदारी हो गई है। सरकार अगर आप कह भी रहे हैं, और जो IFL की रिपोर्ट भी है कि जो कह रही है कि मदद कर सकती है, तो फिर वो आंकड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? फिर उसके बाद फिर वो सरकारी कंपनी बन जाएगी? नहीं, इसमें तो माफी की बात है, इसमें इक्विटी कन्वर्जन नहीं है। अच्छा, AGR दो तरह की चीजें हैं, एक AGR का बकाया है, एक है AGR पे के बकाया पे चुकाया जाने वाला इंटरेस्ट, और फिर वो इंटरेस्ट नहीं चुकाया आपने तो आप पे लग गई पेनल्टी, और फिर उस पेनल्टी पे आप पे फिर इंटरेस्ट लग गया। तो ये जो 3 हेड्स हैं या मद हैं, इन 3 मदों को तो माफ करने की बात है।
एजीआर का बकाया, जैसे मान लो वोडाफोन आइडिया पे 83,000 करोड़ का है एजीआर ड्यूज है, वो एजीआर ड्यूज है जो 30,000 करोड़ का एयरटेल पे है। हाँ, 34,745 करोड़ का एजीआर ड्यूज है एयरटेल पे, 16,798 करोड़ का एजीआर ड्यूज है टाटा टेली सर्विसेज पे। नहीं, ये इंटरेस्ट वाले पोर्शन है जी, ये दोनों के जो माफ करने की बात चल रही है। इसमें एजीआर का जो कोर बकाया है वो अलग आंकड़े हों, जैसे 30,000 करोड़ का एयरटेल चाहती है कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाए। ओके, तो पिक्चर में पूरी बात यही है कि अगर सरकार, देखिए वैसे तो नोशनल लॉस है सरकार को, क्योंकि वो पैसा सरकार को मिला ही नहीं जी, जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है बाकी, तो अगर सरकार उसको फॉरगो कर ले तो नोशनल आपका लॉस है जी। लेकिन अगर आप उसको वैसे देखेंगे कि साहब लॉस तो आपको हो रहा है, तो वो 45,000 करोड़ रुपए का, ये में भी मान लीजिए 31,000 करोड़ की भी माफी होती है, तो 30-31,000 करोड़ वोडाफोन का आइडिया के, और बाकी 10-15,000 करोड़ रुपए एयरटेल, और इतना ही पैसा लगभग इनका माफ करेगी, तो 50-60 हजार करोड़ रुपए की सरकार के खजाने को बोझ अप्रत्यक्ष तौर पर चोट लगने। नहीं, मैं सवाल इसलिए भी उठा रहा हूं सर कि ये इस वक्त देखिए जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का माहौल है, इकोनॉमी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा देखिए इस फाइनेंशियल ईयर से हम लोगों ने जो 12.75 लाख तक की जो कमाई है उस पर जो टैक्स फोरगो किया, उसकी वजह से कहा जा रहा था कि 1 लाख करोड़ का जो है वो झटका लग सकता है। उसके बाद 8वां वेतन आयोग, वो भी एक झटका लग सकता है। ऐसे माहौल में आप इतना रेवड़ियां बांटेंगे 50-60 हजार करोड़? सरकार रेवड़ियां बांटने के मूड में है नहीं, क्योंकि सरकार जो बातें आप बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का, तो 8वें वेतन आयोग का ही जो सिफारिशें आएंगी उस पर सरकार को प्रोविजन करना पड़ेगा, अगले साल से भले करना पड़ेगा। 1 लाख करोड़ की आपकी देनदारी बन गई, टैक्स की देनदारी नहीं बनी, मतलब आपको टैक्स फॉरगो करना पड़ रहा है, तो सरकार के खजाने पर बोझ है। और उसमें अगर एक और चीज मैं जोड़ दूं, जो कि अहम खबर भी है, जीएसटी को लेके भी जो रेट्स के रेशनलाइजेशन की बात चल रही है, जाहिर तौर पर वहां भी सरकार को आम लोगों को राहत अगर दी, चाहे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो, चाहे दूसरे बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन गेमिंग हो, या रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, अगर वहां पे रेट्स को रेशनलाइज किया गया तो भी सरकार के खजाने पर, वो केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्यों के सरकार खजाने पर भी, वहां पर भी झटका लग सकता है। कहा जा रहा है सर कि 12% का जो टैक्स स्लैब है उसको खत्म करने की बात की जा रही है। अभी 5 तरह का है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 12% हटाने की बात की जा रही है, जैसा प्रवीण सर कह रहे हैं। लेकिन उसमें फिर यह है कि 12 और 18, जैसे पिछली जो मैं रिपोर्ट्स की कई की बात कर रहा हूं, जो बार बार खबर आ रही थी, 12 और 18 के बीच में एक 15% का स्लैब लाने की बातचीत थी। तभी तो सर डेंट तो पड़ना, तो बिल्कुल, और ये भी माना जा रहा है कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स को जो है वो 12% के दायरे में ले आया जाएगा, 15% के दायरे में, माफ कीजिए। तो यानी आप समझिए कि जो 18% के जो उसमें स्लैब में प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको, मतलब उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को उठाकर 15% में लाया गया। तो और कुछ प्रोडक्ट्स पे रेट बढ़ भी सकता है। लग्जरी प्रोडक्ट्स में हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को रिक्लासिफाई किया जाए और उनको 28% वाले स्लैब में डाल दिया जाए। लेकिन ये भी देखना होगा सर कि जिस तरह से इस बार जो रिकॉर्ड आए हैं पैसे, 2.36 लाख करोड़ आया है, वो भी डेंट पड़ता हुआ दिखा। कुछ तो हैम्पर होगा सर उसमें भी, जिस तरह से रेट रैशनलाइज होगा। देखिए, सरकार के सामने समस्या ये है कि वो अपने जीएसटी का जो डेटा आ रहा है लगातार, वो 1,87,000 करोड़, 1,85,000 करोड़, और इस बार 2,37,000 करोड़ पे जीएसटी का डेटा पहुंच गया। सरकार के सामने दिक्कत यह है कि सरकार चाहती है कि उसको जो कंजम्पशन है और ग्रोथ, उसको बढ़ाना है, और इस वक्त पूरा फोकस भारत सरकार का, केंद्र का और सारे पॉलिसी मेकर्स का इस बात पे है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में किसी भी तरह से देश की ग्रोथ का पहिया घुमाते रहना है, तेज करना है, और उसमें कंजम्पशन को बढ़ाए बगैर ये काम होगा नहीं। तभी तो कंजम्पशन को लेके, जो जीएसटी के रेट्स को लेके लगातार लोगों की एक मांग बार बार आती रहती है कि जीएसटी के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, उसमें आम आदमी को किस तरह से राहत दी जा सकती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो या दूसरी चीजें हैं, वहां कहां पे राहत मिल सकती है, वो अगर आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा आपका कम हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफडीआई इनफ्लोज की। देश में इस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टोटा चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एफडीआई इनफ्लो 96% तक गिर गया है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में $10 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, जो अब मात्र $353 मिलियन तक सिमट गया है। इस भारी भरकम जो गिरावट है, उसकी बड़ी वजह क्या है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे प्रवीण सर से। सर, बहुत बड़ी खबर है, 96% का डेंट पड़ना। बिल्कुल,
देखिए पिछले साल FY23-24 में 10 अरब डॉलर आए थे, नेट FDI था जो इंडिया का। और ठीक उसके अगले साल यानी 24-25 में जो डेटा है वो वाकई चौंकाने वाला है। केवल 35.3 करोड़ डॉलर का नेट FDI भारत में आ रहा है। अब इसकी जल्दी से आपको 2-3 वजहें बता देता हूं। एक वजह है जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं जी। उसकी एक बड़ी जो रीजन क्या रहा है कि ऐसा किया है, क्योंकि IPO मार्केट्स इतना दमदार, इतना तगड़ा रहा है और नए IPOs आए, वहां पे जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा निकाला है जी। दूसरी बड़ी वजह है कि जो भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए विदेशों में लंबे चौड़े FDI सौदे किए हैं जी। और तीसरी वजह यह है कि जो एक इक्विटी का जो पोर्शन है वो वहां पर दिखाई दे रहा है कि इस तरह से। तो ये जो 2-3 फैक्टर हैं बड़े, इस वजह से भारत में FDI, और अगर आप ये देखें कि जो रिपैट्रिएशन हुआ है, जो पैसा निकाला है, वो पिछले साल था 41 अरब डॉलर और इस साल वो बढ़ के 49 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसमें 2 बड़ी चीजें बता देना चाहूंगा। एक हुंडई का IPO आया था 27,000 करोड़ का, उसमें 100% से स्टेक कम किया है, 82% के आसपास किया है। और दूसरा स्विगी का एक बड़ा IPO है जहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो जो IPOs हैं उससे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने मौका देखकर अपना पैसा बाहर निकाला है, यानी मुनाफा वसूली हुई है, मुनाफा वसूली हुई है और वो अपना पैसा अपने देशों को ले गए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। और दूसरा, जो भारतीय कंपनियां हैं जो विदेशों में पैसा लगा रही हैं, वो सब अगर सम होके निकल के आ रहा है, जो नेट आ रहा है, वहां पे पिछले साल 23-24 में 10 बिलियन था और इस बार सिर्फ वो घट के 35.3 करोड़ डॉलर रह गया है और जो 96% की बड़ी गिरावट है। जी सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इसकी एक और बड़ी वजह ये तो नहीं है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, टैरिफ वॉर और तमाम तरह की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थे वो भी एक बड़ा कारण रहा कि यहाँ से पैसा निकल कर बाहर चला गया? बिल्कुल, अनसर्टेनिटीज पिछले साल से लगातार बनी हुई है। हमने अक्टूबर से देखा कि इंडियन मार्केट्स भी एकदम मुश्किलों में दिखाई दिए। FIIs ने पैसा लगातार निकाला जी। उसके बाद इस साल अप्रैल में थोड़ा बहुत संभलते हुए दिखे। और जो पूरा का पूरा ग्लोबल जो टेंशन है दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल, एक वो बड़ा फैक्टर है। दूसरा, जो टैरिफ को लेके पिछले साल नवंबर से ही जो ट्रंप साहब ने मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया, वो भी एक बड़ी वजह इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला और तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।